मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। वहां भांडुप इलाके में मौजूद एक मॉल की तीसरी मंजिल पर चल रहे एक अस्पताल में देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। इस हादसे में आपको बता दें 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के वक्त अस्पताल में कई मरीज इलाज करवा रहे थे, जिनमें ज्यादातर कोरोना के मरीज थे। बताया गया कि आग लगने के बाद अस्पताल के अंदर धुआं भर गया। फौरन घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। साथ ही फायर ब्रिगेड ने अस्पताल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कईयों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। अस्पताल में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। खबर ये भी है कि वहां दोबारा आग भड़क गई है, जिसे बुझाने का काम चल रहा है। बीती रात मुंबई के भांडुप इलाके में एक सनराइज अस्पताल में आग लग गई है। ये अस्पताल तीसरे मंजिले पे था। उस समय जिस समय अस्पताल में आग लगी उस समय अस्पताल में 70 मरीज मौजूद थे। इस समय फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ पहुँच चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम देखिए किस प्रकार से अस्पताल के तीसरे मंजिले पे जो पेशेंट फंसे हुए थे उसे अस्पताल ले जाने के लिए उनको सहायता के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें लगी हुई हैं। इस समय उनकी मशीनें हैं। जैसे कि एक पेशेंट अभी हाल में ये भी हम हमको दिखाना चाहिए। एक पेशेंट को उन्होंने हाल में उतारा है, जहाँ दो महिलाएं पेशेंट हैं जिन्हें फायर ब्रिगेड ने इस समय रेस्क्यू किया हुआ है। उन्हें रेस्क्यू करके यहाँ फायर ब्रिगेड की एम्बुलेंस लगी हुई है, उन्हें सीधे एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा, फिर उन्हें नजदीकी अस्पताल में लेके जाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल में ज़्यादातर कोविड पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था। जो यहाँ जस्टिस थे उनका कहना है कि लगभग 70 पेशेंट इस अस्पताल में फंसे हुए थे। ये देखिए पेशेंट हैं जिन्हें अभी उतारा गया है और जिन्हें भी एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा है। एम्बुलेंस से इनके सीधा नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाएगा। इस समय लगभग फायर ब्रिगेड के कई अधिकारी लगातार लोगों को रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। उसमें से अभी तक 2 लोगों की मौत इसमें हुई है और बाकी हम पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा चल रहा है। पूरे फ्लोर पे धुआं है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा कठिनाई आ रही है। लेकिन जितना भी हमने जो फायर ब्रिगेड के फोर्स है उसने अपनी टेक्निकल और पूरा जो उनका किट है उसके माध्यम से वो आग और रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू है। अपना मॉल कैसे आग लगी वो मुझे पता नहीं है, अभी मैं तहकीकात कर रही है। लेकिन मॉल के ऊपर हॉस्पिटल ये मैंने पहली बार देखा है। मुझे लगता है ये गंभीर बात है। और जो 70 पेशेंट थे उसके बीच में 8 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, उनको अपनी मुलुंड कोविड सेंटर में लेके गए हैं और बाकी पेशेंट अभी भी आपको सबने अपनी अपनी खबर रख ली है और ये चिंताजनक बात इसकी तहकीकात में कर रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ये आग भड़की और उसके बाद फौरन फायर ब्रिगेड को उसकी सूचना दी गई और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। आपको बता दें कि मॉल की तीसरी मंजिल में ये अस्पताल था जिसमें आग लगी और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और इस आग में 2 लोगों की जान चली गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आग की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको बुझाना फायर ब्रिगेड के लिए इस वक्त कितनी बड़ी चुनौती है। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, अभी की ताजा अपडेट आप बताइए। फरा आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आग लगी थी मुंबई के भांडुप इलाका है। रात के तकरीबन 12:30 बजे आग लगी थी। ड्रीम मॉल, आप ये देख सकते हैं जो मेरे पीछे ड्रीम मॉल है, वो मॉल का तकरीबन 70% पूरा मॉल जलकर खाक हो चुका है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस मॉल के अंदर एक सनराइज कोविड हॉस्पिटल था। उस कोविड हॉस्पिटल में आग लगी थी। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए जिस तरह से फायर ब्रिगेड की तकरीबन यहाँ पे 20 से 25 गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जो आग अभी भी लगी हुई है उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि ताकि आग कंट्रोल में हो सके। रात के 3 बजे के आसपास आग पर पूरी तरह काबू भी पा लिया गया था, लेकिन फिर से ये आग भड़क चुकी है, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड को पूरी मशक्कत करनी पड़ रही है कि आग पे किसी से काबू पाया जा सके। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस पूरे मामले में जो सनराइज नाम का अस्पताल है, उस अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और आग लगने के बाद जब ये आग लगी थी तो उस समय तकरीबन 80 से 85 जो कोविड मरीज थे वो अस्पताल के अंदर मौजूद थे। वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था और इलाज चलने के बाद जब आनन फानन में जब आग लगी थी तो उसकी जानकारी तुरंत मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पे पहुंची भी
और समय रहते हुए पूरी कोशिश के साथ कम से कम 70 से 75 लोगों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला गया है और उनका इलाज मुंबई के दूसरे अस्पताल में चल रहा है। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन कल्पित से बोलूँगा। जो आप बड़ा लैडर देख रही हैं, लैडर की मदद से सभी को तीसरी मंजिल से नीचे उतारा गया था और इस पूरे मामले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो चुकी है। फायर ब्रिगेड को शक है, मुंबई पुलिस को शक है कि कुछ लोग अंदर अभी भी फंसे हो सकते हैं, क्योंकि धुएं का गुबार काफ़ी ज़्यादा है फरा, इसलिए कोशिश रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। लाइट जो है पूरे मॉल की काट दी गई है, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है। अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये गेट नंबर 1 है ड्रीम मॉल का, लाइट पूरी तरह से काट दी गई है, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, धुएँ का गुबार इतना ज़्यादा है कि फायर ब्रिगेड के लोग अंदर जाने के लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। परा बिल्कुल विवेक, और कोशिश यही है कि जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बाहर बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर पुलिस की कैद से अपने एक साथी को छुड़ा लिया। कुलदीप फज्जा नाम के जिस बदमाश को छुड़ाने के लिए गोलीबारी की गई, उसे मंडोली जेल से पुलिस इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची। और उन्होंने कुछ पुलिस वालों की आंखों में मिर्च पाउडर भी डाल दिया। जिस कुलदीप फज्जा को पुलिस की कैद से छुड़वाया गया वो कुख्यात जितेंद्र गोगी गैंग का बदमाश है, जिसे मार्च 2020 में पुलिस ने 3 गैंगस्टर के साथ गिरफ्तार किया था। कुलदीप हरियाणा और दिल्ली का मोस्ट वांटेड बदमाश है, जिस पर 70 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि कुलदीप को छुड़वाने के लिए उसके कुछ साथी स्कॉर्पियो में जबकि कुछ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अस्पताल पहुंचे और वहां जैसे ही पुलिस कुलदीप का इलाज करवाकर उसे बाहर लाई तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। ये हैरान करने वाली बात भी सामने आई कि अस्पताल के सभी सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए पुलिस के हाथ मुठभेड़ की कोई भी फुटेज नहीं लगी। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के बांग्लादेश दौरे की शुरुआत होगी। पीएम मोदी अब से कुछ देर में बांग्लादेश के लिए रवाना होंगे। दौरे से पहले किए एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के साथ साझेदारी को नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए महत्वपूर्ण बताया। इस दौरे में भारत और बांग्लादेश के बीच कई अहम समझौतों पर सहमति बनने की उम्मीद है। पिछले साल शुरू हुए कोरोना संकट के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला विदेशी दौरा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। उनका ये दौरा बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के 50 साल पूरे होने और वहां के पहले राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी समारोह के मौके पर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ढाका के नेशनल परेड ग्राउंड में भाषण भी देंगे और 2 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी 51 शक्तिपीठों में एक जशोरेश्वरी शक्तिपीठ भी जाएंगे। पीएम मोदी ओराकांडी में मथुआ समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे और मथुआ समुदाय से जुड़े मंदिर भी जाएंगे। कोशिश ये है कि इस विजिट के दौरान बांग्लादेश इंडिया रिलेशनशिप को हम और आगे लेना चाह रहे हैं। अगले 50 इयर्स के सोच में अगले 50 इयर्स में क्या ड्राइवर्स होंगे, आर्थिक कोऑपरेशन से, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड से, इन्वेस्टमेंट से कैसे हम इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ा सकते हैं। हरियाणा के रोहतक में कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के जन्मदिन के कार्यक्रम में हंगामा कर दिया। इस कार्यक्रम को नाम दिया गया संवाद से समाधान, जिसका मकसद था किसानों और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता खोलना। लेकिन किसानों को जैसे ही इस बारे में पता चला, उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक स्कूटर जिस पर चौधरी बीरेंद्र सिंह के पोस्टर लगे थे, उस पर अपना सारा गुस्सा उतार दिया। किसानों ने पहले स्कूटर पर लगे पोस्टर फाड़े और फिर उसे सड़क पर गिरा दिया। इन लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क पर दौड़ते हुए कुछ मोटरसाइकिलों को भी गिरा दिया और भाग गए। ये बवाल यहीं नहीं रुका, बल्कि किसान उस जगह के बाहर इकट्ठा हो गए जहां चौधरी बीरेंद्र सिंह के जन्मदिन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उन्होंने वहां खूब नारे लगाए। प्रदर्शन करने वाले किसान कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर चौधरी बीरेंद्र सिंह के रुख से नाराज दिखे
और इस माहौल में उनके जन्मदिन के कार्यक्रम के आयोजन पर भड़क गए। 300 किसानों की हमारी संघर्ष में शहीद हो गए और ये जन्मदिन मना रहे हैं यहाँ। हालांकि इस कार्यक्रम के पीछे मंशा ये थी कि किसानों और सरकार के बीच रुके हुए संवाद को फिर से शुरू करने का रास्ता ढूंढा जाए। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने आज 12 घंटे के भारत बंद का ऐलान किया है। आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भी मांगे नहीं माने जाने के विरोध में ये बंद बुलाया गया है। आपको बता दें, सुबह 6 बजे से शुरू हुए किसानों के बंद की वजह से जरूरी काम के लिए निकले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि किसान संगठनों ने सड़क और रेल यातायात ठप करने का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस ने लोगों को बंद के दौरान परेशानी से बचाने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने का दावा किया है। 26 मार्च को किसान आंदोलन को शुरू हुए 4 महीने पूरे हो चुके हैं और इस 4 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने संपूर्ण बंद का कॉल दिया है और वो बंद सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहेगा। भारत बंद संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर है। गौतम बुद्ध नगर में उसका स्थान सूरजपुर दुर्गा टॉकीज गोल चक्कर पर रहेगा। अब से पूर्व में जो हमारा चिल्ला बॉर्डर का था उसके जगह को हमने दुर्गा टॉकीज डीएम ऑफिस के निकट में कर दिया गया है। आंदोलन हम 12 बजे से दुर्गा टॉकीज गोल चक्कर को पूरी तरीका से जाम करेंगे और वहीं से भारत बंद को पूरी तरीका से सफल बनाएंगे। जो पीसीआर के पेट्रोलिंग वैन्स, पूरे थानों के मोटरसाइकिल्स, पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल्स, क्यूआरटी व्हीकल्स और ईआरवी व्हीकल्स, ये पुलिस स्टाफ के साथ ये पेट्रोलिंग करेंगे इलाके में, और ताकि कोई भी हिंसा या कोई भी उपद्रव की घटना ना हो सके। और हमारी पूरी चौकसी बॉर्डर्स पे भी की गई है कि कोई भी उपद्रवी तत्व दिल्ली के अंदर प्रवेश करके बंद के बहाने किसी प्रकार का उपद्रव ना कर सके। और हमारी पूरी तैयारी है और पूरी कोशिश यही रहेगी दिल्ली पुलिस की कि इस बंद को लेकर के कोई भी जो स्वाभाविक जो नॉर्मल लाइफ है उसके ऊपर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। इटली के सिसिली में माउंट इतना ज्वालामुखी में सिलसिलेवार धमाकों ने लोगों को दहशत से भर दिया। खबर है कि उसमें सिर्फ एक रात के अंदर 16 बार धमाके हुए, जिसने वैज्ञानिकों के भी हाथ पैर फुला दिए। और फटने के साथ ही वो बड़े पैमाने पर लावा भी उगलने लगा। सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में ज्वालामुखी में एक के बाद एक कई धमाके होते और उससे धधकते लावे के फव्वारे फूटते नजर आए। धमाकों की वजह से खौलता लावा कई फीट ऊपर आसमान तक उठता और फिर नीचे गिरता नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां अंगारों की बारिश हो रही हो। लावे की वजह से ज्वालामुखी के आसपास के इलाके में रात के अंधेरे में भी तेज रोशनी बिखरी नजर आई। बताया गया कि यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं और गैस 6 किलोमीटर के दायरे में फैल गई थी और ये पूरा मंजर काफी दूर से देखा जा सकता था। महाराष्ट्र के फोन टैपिंग मामले में बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर है कि महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फोन टैपिंग मामले की रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में रश्मि शुक्ला के दफ्तर से टॉप सीक्रेट डेटा कॉपी किए जाने का भी आरोप है, जिसे गंभीर मानते हुए उन पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। दिल्ली में पानी की कमी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को नोटिस जारी कर दिल्ली में पानी की सप्लाई को बरकरार रखने का आदेश दिया। इस मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी कि यमुना नदी में 25% तक कम पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना का जलस्तर गिर चुका है और दिल्ली में पानी की कमी हो रही है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि पंजाब में भाखड़ा डैम पर मरम्मत का कुछ काम चल रहा है, जिसे गर्मियों के मौसम में करने की जरूरत नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि मरम्मत का काम जरूरी है या इसे टाला भी जा सकता है। इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी और तब तक यमुना में पानी की सप्लाई पहले जैसी रखने के आदेश जारी किए गए। 24 घंटे में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया। देश में इस साल कोरोना के मामलों का आंकड़ा एक दिन में 50,000 पार कर गया। करीब 5 महीने बाद ऐसा पहली बार हुआ। 24 घंटों में 53,476 मामले दर्ज किए गए। एक दिन पहले 47,262 कोरोना केस सामने आए थे। अंजुम मुदगिल, गायत्री और श्रेया सक्सेना की टीम ने शूटिंग वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता। इस टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में यह कामयाबी हासिल की।
फिल्म बंटी और बबली 2 की रिलीज की तारीख टाल दी गई। खबर है कि बढ़ रहे कोरोना मामलों की वजह से ये फैसला लिया गया ताकि फिल्म को आर्थिक नुकसान न हो। पहले ये फिल्म 23 अप्रैल को रिलीज होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों पर जानकारी मांगी। साथ ही बैन की गई चीजों की जेल में सप्लाई होने की खबरों पर भी जवाब मांगा। कोर्ट में एक पुराने मामले की सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठा, जिसमें दावा किया गया कि तिहाड़ जेल में कई जगह सीसीटीवी नहीं लगे हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि वहां सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ 4 दिनों तक सुरक्षित रखी जाती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हर जेल और थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग 6 महीने तक संभाल कर रखने का आदेश दिया था। ईडी ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की, जिस पर वहां सियासत शुरू हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने के बाद ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। महबूबा मुफ्ती को समन जारी किया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से और वो आज यहां पे पहुंची हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने इसे सियासी कार्रवाई बताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके जवाब में बीजेपी ने उन पर ही गंभीर सवाल उठा दिए। एक स्टेट का मुख्यमंत्री अपनी ही स्टेट में इस प्रकार की गतिविधियां करे तो निश्चय ही चिंता का विषय है।